सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो अभी रिसेंटली इस कंपनी को लेकर और रिलायंस को लेकर कुछ एक्सपर्ट की ओपिनियंस हमें देखने को मिली और अभी के टाइम पे एक्सपर्ट की तरफ से ये चीज़ें सुनने को मिली है कि अगर हम बात करें सेंटिमेंट की तो वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल बन चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो टेलीकॉम बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला रही है, उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है। और सिर्फ टेलीकॉम बिजनेस ही नहीं, अगर हम बात करें रिटेल के बारे में तो उसका जो बिजनेस है वो भी अभी के टाइम पे हमें काफ़ी सही चलता हुआ दिख रहा है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो काफ़ी हेविली इन्वेस्टेड है रिलायंस के इकोसिस्टम में। और वो इसलिए ऐसा कर रही है दोस्तों क्योंकि रिलायंस के पास कस्टमर बेस की कमी नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है और इसी चीज़ को यूज़ करना चाहती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने प्रोडक्ट के क्रॉस सेलिंग के लिए। और इन सारी चीज़ों की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को काफ़ी कम चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा बाकी उन कंपनीज़ के कंपैरिजन में जो नई नई शुरू होती है, क्योंकि ये रिलायंस की कंपनी है, कस्टमर की कोई कमी नहीं है। क्रॉस सेलिंग कंपनी को करना है, अच्छे सर्विसेज और अच्छे प्रोडक्ट्स कंपनी को इंट्रोड्यूस करने होंगे। और दोस्तों अभी रिसेंट टाइम्स में देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ये जो कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो काफ़ी सारे बिजनेसेस में आपको एंट्री करती हुई दिखी है, जिसमें एक बिजनेस है कंपनी का म्यूचुअल फंड का। और म्यूचुअल फंड का करंट अगर हम बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में, मतलब इस कंपनी का जो फंड था उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में, तो वो हमें 17,800 करोड़ का देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक सिनेरियोस रखा गया है, जिस सिनेरियोस के बेसिस पे ये डिसाइड हो रहा है कि अगले 3 सालों में इसका जो म्यूचुअल फंड का AUM है वो हमें कहाँ तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अगर हम कंजर्वेटिव के हिसाब से सोचें तो 20% CAGR से ग्रोथ देखने को मिल सकती है और अगले 3 सालों में 31,046 करोड़ की इनके म्यूचुअल फंड के AUM हमें देखने को मिल सकते हैं। और बेस के हिसाब से अगर हम सोचें 40% CAGR से ग्रोथ हमें दिख सकती है इनके AUM में और अगले 3 साल बाद 48,466 करोड़ का इनका टोटल AUM हमें देखने को मिल सकता है। और मान लो अगर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इसके म्यूचुअल फंड ने कर दिया तो उस केस में इनका जो मान लो ग्रोथ रेट है AUM का वो 80% CAGR से भी दिख सकता है, जिसके बाद इनका जो AUM है वो 92,384 करोड़ तक हमें जाती हुई नज़र आ सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो बोल सकते हैं एक एजम्पशन है, गारंटी नहीं है, हो सकता है कि इससे भी बेटर देखने को मिले या फिर इससे भी ख़राब देखने को मिले। तो फ्यूचर को किसी ने देखा नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे एज्यूम किया गया है कि कैसा परफॉर्मेंस आ सकता है इनके म्यूचुअल फंड बिजनेसेस में। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें इनके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के बारे में तो वहाँ पर भी आपको कई सारे बिजनेसेस देखने को मिलेंगे, लाइक पेमेंट गेटवे का देखने को मिलेगा, फाइनेंस का देखने को मिलेगा, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो अभी के टाइम पे अगर मान लें सिर्फ हम कि म्यूचुअल फंड बिजनेस 40% CAGR से अगर ग्रो करता है और इसका AM फी अगर हम देखें 0.6%, तो उस केस में म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है वो एवरी ईयर हमें 290 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता हुआ दिख सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। और वही अगर हम लीजिंग बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल सकती है 2,160 करोड़ का पर ईयर। और कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसमें रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है काफ़ी सही, और उसके बाद 3 साल बाद 6,412 करोड़ तक का रेवेन्यू वहाँ से भी आ सकता है। तो एजम्पशन के बेसिस पे अगले 3 साल में इस कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है बेस सिनेरियो की बेसिस पे 8,863 करोड़ तक जाती हुई नज़र आ सकती है। और मान लो अगर 8,863 करोड़ ये रिपोर्ट कर दे और करंट टाइम में इस कंपनी के P&L को अगर हम देखें तो यहाँ से अगर ग्रोथ रेट देखोगे तो काफ़ी सही है। अगले 3 सालों में कंपनी मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ दिखा सकती है। और अभी रिसेंट में कंपनी का जो ऑपरेशनल इनकम है वो भी 5 टाइम्स से ग्रो करता हुआ दिखा था। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो भाई कंपनी के पास है, ये बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपॉर्चुनिटी और इम्प्लीमेंटेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इम्प्लीमेंट अगर कंपनी सही करती है तो फिर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, और इम्प्लीमेंट कंपनी करती है
तो ही कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड हो सकता है। और निफ्टी 50 का भी पार्ट इस कंपनी को दिया गया है, इस चीज़ को भी इग्नोर मत करना आप। और इन सारी चीज़ों की वजह से आगे चलकर जो कंपनी के नंबर्स है वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि निफ्टी का भी पार्ट ये कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप नोट कर सकते हैं, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, एजम्पशन है, तो इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो हाल ही में इस कंपनी ने अपने Q2 के नंबर्स को रिपोर्ट किया था। नंबर्स मार्केट को पसंद नहीं आया था, देखा जाए नंबर्स कंपनी का फिर भी ठीक था, बट कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था वो मार्केट को सूट नहीं किया। अब देखो, अगर हम बात करें इस कंपनी के गाइडेंस के सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट के बारे में, तो वो था AUM का ग्रोथ गाइडेंस, ठीक है। और पहले कंपनी ने बताया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में हम 24 से लेकर 25% तक अपना AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो करेंगे। अभी कंपनी ने इसको डाउनग्रेड कर 22 से लेकर 23% ही मेंशन किया था इस Q2 के बाद। इसी चीज़ को मार्केट ने हाईलाइट किया था और 7% तक कंपनी टूटती हुई नजर आई थी जब कंपनी की Q2 रिपोर्ट हुए थे, ठीक है। अब गाइडेंस कंपनी ने कट किया है, तो इसके पीछे का रीज़न तो कंपनी ने दिया होगा भाई। तो रीज़न यहाँ पर क्या है? अगर हम बात करें कंपनी के MSME बिजनेस के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करती थी उसको कंपनी कम करने वाली है, यानी कि रिस्क को कंपनी मैनेज करने वाली है, क्योंकि कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है वो लगातार गिर रहे हैं MSME के डिपेंडेंसी की वजह से, MSME बिजनेस की वजह से। वहाँ पर कंपनी पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, बट हाँ वहाँ से जो बिजनेसेस आ रहा है वहाँ पर एसेट क्वालिटीज़ लगातार गिर रही हैं। इस वजह से कंपनी के नंबर्स में उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। और पिछले 1 साल की बात करें तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें कम देखने को मिला है। और साथ में दोस्तों कंपनी ने ये भी क्लियर किया है कि कंपनी फेज एग्जिट कर रही है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर लैंडिंग से, यानी कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का फाइनेंसिंग कंपनी जो करती है उसमें भी कंपनी चीज़ों को परख के अब आपको फाइनेंसिंग करती हुई दिखेगी, ताकि कंपनी के एसेट क्वालिटीज़ डिक्रीज़ ना हो, इम्प्रूव हो और इंक्रीज़ हो, ठीक है। और साथ में कंपनी ने यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि MSME सेगमेंट की अगर हम बात करें तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में इनका जो AUM है वो 10 से लेकर 12% तक हमें देखने को मिल सकता है। और क्रेडिट कॉस्ट जो हमें देखने को मिलेंगी वो 1.85% से लेकर 1.95% तक देखने को मिलेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि AUM जो कंपनी ने कम किया है, मतलब AUM गाइडेंस, उसके पीछे का रीज़न है कंपनी आगे चलकर ये प्लान कर रही है कि रेवेन्यू के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट ग्रोथ हमें कम दिख रहा है पिछले 1 साल में, उस चीज़ को बेटर करना है। तो इस वजह से हो सकता है कि अगले कुछ साल या अगले कुछ क्वार्टर्स कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ थोड़े से ख़राब दिखे, बट कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट दिख सकती है। रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको इस Q2 के जो गाइडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रखे थे बजाज फाइनेंस को। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 की रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था आफ्टर रिजल्ट। और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इसका मतलब ये है कि एक के बदले कंपनी आपको 5 इक्विटी शेयर देने वाली है। अगर आप शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस चीज़ को नोट कर सकते हो, शेयर होल्डर नहीं हो इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा, चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।